माय चैनल। तो सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद देखिए मैं किस काम में लग गई हूँ। तो आज से सारे कपड़े धोने का हमने स्टार्ट करने का सोचा है। तो कपड़े धो करके बेबी के सुखा करके अभी स्टोर कर लिया जाएगा, क्योंकि जल्दी कर लिया जाए तो अच्छा है। जब ऑलमोस्ट कपड़े जो हैं सारे जो भी हमें लेने थे ना, मैक्सिमम आ गए हैं, बहुत थोड़े बहुत हैं जो अभी भी आने बाकी हैं। तो हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे सिर्फ कपड़े नहीं, मतलब जितनी भी चीजें हमने उसके लिए लिए ना, तो इस तरह के बॉक्सेस में अगर बात करें तो 3 से 4 बॉक्सेस भर गए। तो आज धोएंगे, थोड़ा कल धोएंगे, वैसे कर करके। क्योंकि क्या है ना, जब आप इसको कॉटन मोड पे धोते हो या फिर आप बेबी मोड पे धोते हो, फिर ड्राई करते हो वॉशिंग मशीन में, तो बहुत लंबा लंबा साइकिल होता है। लाइक कॉटन मोड प्लस ड्रायर अगर मैं लगा दूं तो 4 साढ़े 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और वैसे कोई मेहनत की काम नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, लगा के छोड़ना है, फिर सूखे हुए निकलेंगे। और टाइम तो लगता है। तो एक दिन में एक लॉट करूंगी, फिर कल करूंगी वैसा, या फिर अगर मन किया तो सारे आज ही कर दूंगी। खैर, तो जो भी है वो सब यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। जो नॉर्मल कैप्स आते हैं ना, वो तो होते ही हैं जो पहने जाते हैं। मैं नॉर्मल कैप्स के अलावा ना ऐसे वाले कैप्स भी लिए हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हो? मैं बोलती हूँ उसको नाना नानी कैप, क्योंकि ना ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसको क्या है, आपको बहुत ही लूजली टाई कर देना है यहाँ पे। ऑफकोर्स जोर से टाई नहीं करना है, पर इसका एक बेनिफिट होता है कि कान ढका हुआ रहेगा। वरना जो यूजुअल कैप्स आते हैं, जो कि है मेरे पास, अभी मुझे दिख नहीं रहे, जो आप ऐसे टोपर डालते हो ना, वो कान से निकल जाता है बच्चे का। और बच्चे भी थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। तो फिर हेड तो ढका रहता है, कान नहीं ढका रहता है। तो इस वजह से वो वाले तो मैंने लिए हैं। और वो वाले बहुत सारे ना सेट में भी आए हैं, बहुत सारे कपड़ों के साथ में। अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने स्पेशली ऐसे वाले भी लिए हैं ताकि इसको बांधा जाए और ये इंटैक्ट रहे। आगे देखिए ऐसे फ्रिल्स भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अच्छे से इंटैक्ट रहते हैं। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो, अभी आप शॉपिंग कर रहे हो बच्चे के लिए, तो ये ऐसा वाला भी कंसिडर जरूर करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट हाँ, लूजली टाई करना है, जोर से नहीं, वो ध्यान दीजिएगा। इस कैप की मैं बात कर रही थी, ये वाला कैप जो होता है ना, तो ये कैप तो आपको बहुत सारे कपड़ों के साथ सेट में मिल जाता है, या फिर आप ऐसे भी लेते हो तो मिटेंस के सेट में मिल जाता है। बट ये कान से निकल ही जाता है, चाहे जो भी कर लो आप। ये बाकी कपड़े तो धुल ही रहे हैं। ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, देखिए इसमें से कितना कलर निकला है। और इसीलिए मुझे पता था कि इसमें से कलर निकलेगा। मैंने इसको अलग से हल्का वार्म वाटर में नमक डाला है, डिटॉल डाला है और उसको सोक कर दिया है। बाद में ना इसको मैं हाथ से वॉश कर लूँगी। तो ये है क्या, ये देखिए ऐसा पूरा लाल कपड़ा है, सिंपल सा। ये बेबी को छठी में एक्चुअली काम आएगा। तो मुझे इसका आइडिया है कि ये काम आने वाला है, तो मैंने पहले ही मंगवा लिया है ताकि इसको भी वॉश करके रख दूँ। तो चलिए, ये वाला काम तो हो गया डन। लगता है छोटा काम है, पर टाइम टेकिंग है। एनीवेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो भी हमने कर ली है प्रिपेयर, जो बेबी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कार सीट इंस्टॉल कर लिया है कार में। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा वाला कार सीट है। याद है, मैंने बहुत पहले शेयर किया था कि हम लोग कार सीट लगाने वाले हैं। सेफ्टी के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ में ना आपके लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट है। जैसे कि देखिए, बेबी के साथ आपको पीछे ही बैठना है, अंगद ड्राइव करेगा और मैं जब बैठूंगी तो पीछे बेबी के साथ में बैठूंगी। तो हमेशा आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। बैंगलोर की जो ट्रैफिक है ना, इसमें आप कहीं से भी कहीं जाओ, आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे बच्चे को लेकर बैठने में आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो आप आराम से उसको कार सीट में रख दो, तो आपको भी आराम हो जाएगा और बेबी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो कौन सा वाला कार सीट है, कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपको लेना होगा तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है लव लैब का चाइल्ड कार सीट। ये न्यूबॉर्न से लेकर के 7 साल तक के बच्चों के लिए कंपैटिबल है। इसकी जो क्वालिटी है फोम की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कंफर्टेबल सीटिंग है, आप इसका कवर को इजीली रिमूव कर सकते हो और वॉश भी कर सकते हो। इंस्टॉल करना भी इसे कार में बहुत ही आसान है। अगर आप न्यूबॉर्न के लिए यूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स सिटिंग पोजीशन पे आप नहीं रख सकते, तो बस बटन प्रेस करिए और इस तरीके से आप इसे लेटा सकते हो, जिसमें आपका न्यूबॉर्न जो है वो इजीली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेल्ट लगा हुआ है, उससे आप इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए। बेल्ट भी जो है वो आराम से आप इसको खींच सकते हो, जिससे कि आपका बच्चे का जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप इसको फिट कर लो। और ये देखिए इस तरीके से रिमूव करके आप इसको वॉश कर सकते हो। यहाँ पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है। कार में देखिए हमने फिट कर लिया है। तो अगर आपके कार में आइसोफिक्स
नहीं है तो फिर ये वाला मॉडल चूज़ करिए। बच्चे को बस यहाँ पे आपको रखना है, एक मिरर डालना है ताकि ड्राइव करते वक्त आप बच्चे पे नज़र रख सको। तो न्यूबॉर्न है तो आपको इस तरीके से घुमा करके ही सीट रखना है। यहाँ पे देखिए इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। जो बेल्ट है वहाँ पे आपको अंगद दिखा रहा है कि किस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो एकदम 4-5 मिनट लगेंगे और आप इसको ईजिली वहाँ पे लगा सकते हो। खोलना भी आसान है, डालना भी आसान है। तो बहुत ही अच्छा लगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेक कर लिए। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है बच्चे की सेफ्टी के लिए, और बिना इसके आपको बिल्कुल बाहर सड़क पे नहीं निकलना चाहिए। बाकी खाना तो बन गया। चलिए जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया देखिए बेल बजा, बस ये भिंडी बनना बाकी है तो इसको मैं बंद कर दूंगी। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत पानी है। अभी जस्ट अमेज़ॉन से ये 2 कुरियर आया है। एक तो ये क्या है मुझे नहीं याद आ रहा है, पर ये क्या है मुझे पता है। तो ये हमने ना अलग से एक बैग ऑर्डर किया है बेबी के लिए, मतलब बेबी का खुद का अपना सूटकेस। बहुत ही ज़्यादा शौक था ये अंगद को कि बेबी के लिए हम जो हॉस्पिटल पैकिंग करेंगे ना, ये उसके वाले कपड़े, उसकी चीज़ें उसकी बैग में ही जाएंगे, जो थोड़ा सुंदर सा क्यूट सा होगा। तो वो भी डिलीवर हो गया। ओके, पिछले व्लॉग में मैंने आपसे ये तो शेयर कर दिया कि हमारी शादी को इस नवंबर में ही, 2022 के नवंबर में ही 10 साल हो गए। अब देखिए कुछ और महीने बचे हैं और 2023 के नवंबर में हमारी शादी को हो जाएंगे 11 साल। तो इस ब्लॉग को पब्लिश करने के बाद मुझे आप लोगों के क्वेश्चन आए कि थोड़ा बहुत अपने फाइनेंसिस के बारे में भी हो सके तो बताइएगा, क्योंकि मैंने उस ब्लॉग में शेयर किया था कि शादी के 2 साल होते ही हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी बुक कर ली। तो कैसे मैनेज किया, फिर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो उसके लिए पैसे लगे होंगे, बाकी चीजें भी हुई होंगी, तो कैसे हुआ, चलिए थोड़ा सा आइडिया आपको देती हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने बुक की है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये एकदम अर्ली स्टेज में थी ना, तब भी हमने बुक कर लिया। मतलब जो फर्स्ट 5 कस्टमर्स थे ना, उनमें हम थे। जब ये प्रॉपर्टी हमने बुक करी, जस्ट भूमि पूजन कुछ दिन पहले हुआ था और खुदाई स्टार्ट हुई थी। अभी हो क्या रहा था कि हम लोग ढूंढ 2 महीने से रहे थे, अलग अलग बिल्डर्स जा रहे थे, अलग अलग हमारी जो रेंज थी, जिस रेंज में हमें खरीदना था और जो हमारा टारगेट एरिया था आईटी ऑफिसेस के आसपास हो, तो ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें जब ये मिला ना, तो इसी कुछ फैक्टर्स की वजह से हमने इसको बुक कर लिया। सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो ये बिल्डर थे ना, ये बिहार के थे, और मैंने जब बैकग्राउंड करवाया इनका तो मुझे पता चल गया कि ये जिस फैमिली के हैं वहां का बिजनेस कैसा है, एस्टैब्लिश्ड है। तो ऐसा नहीं है काम बीच में रोक देंगे, क्योंकि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हो ना, आपको बड़ा डर लगता है कि काम कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, ये कंप्लीट तो करेंगे, इनका बिजनेस वहां पे जमा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम बैंगलोर में इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट था। तो सबके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे में ट्रस्ट करना किसी बिल्डर को, पर मैंने किया, मैंने वो चांस लिया। उसके अलावा पेपर वर्क वगैरह दिखवाया तो सब कुछ सही निकला, कोई भी लिटिगेशन नहीं था, कोई इश्यूज नहीं था, लैंड इश्यूज नहीं था। मैं खुद लॉ पढ़ रही थी, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे ऑफकोर्स लॉयर्स वगैरह से, मेरे जो प्रोफेसर थे सब लॉयर थे, तो मैंने पूरा चेक करवाया तो सब सही था। तो हमने खैर बुक कर लिया। एसबीआई से फंडेड था ये, तो ऑफकोर्स एसबीआई जब किसी में हाथ डालती है ना प्रॉपर्टी में, तो बैकग्राउंड चेकअप वो लोग भी करते हैं। तो हाँ, तो क्योंकि इतना अर्ली बर्ड लिया हमने तो थोड़ा सस्ता पड़ा। उसके बाद क्योंकि हम दोनों बिहार के निकल गए, तो उन्हें भी हम पे ट्रस्ट था, मुझे भी उन पे था। तो मैंने उनसे बात कर ली कि जो डाउन पेमेंट है हम एक साथ नहीं करेंगे, कि आपको चलेगा? एंड ही वाज लाइक हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। और सबसे अच्छी बात ये थी, इनका पोजेशन डेट ही 2017 के अप्रैल का था। मतलब उन्होंने सामने से ही लिख रखा था कि इतना साल तो लगेगा, और ये हमें ना बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हमें इमीडिएट मूव नहीं करना था। हमें बस ऐसा चाहिए था कि जो मतलब घर ले ले, और अच्छी बात है कि इतना टाइम लगा था कि हम पैसे का जुगाड़ कर सके। पैसे मतलब सिर्फ घर तो लेना नहीं है, आपको इंटीरियर का जमा करना है, रजिस्ट्रेशन का जमा करना है। लोन में भी हमने प्री EMI करवाया था, जिन लोगों ने घर लिया उनको पता है। तो आपको क्या होता है, जितना पैसे आप डिसबर्स करते हो ना बैंक से बिल्डर को, उतने पे ही आपको पहले EMI देना पड़ता है। फर्स्ट फ्यू ईयर्स का वैसा था। तो फुल EMI भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो रेंट एंड EMI मैनेज करना हमारे लिए आसान हो गया था। पर 2017 से वो 2019 पे बात चली गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीच में GST आया, तो उसमें डिले हुआ, नोटबंदी हुई, उसमें डिले हो गया। इनका जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया। तो चीजें डिले होते होते बीच में काम रुक जाए 4 महीने के लिए, कभी 2016 में रुक गया, कभी 2017 में थोड़ा रुक गया, रुकते 19 में मिला। खैर, और जो मैंने बजटिंग की बात करी, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली मैं उसमें दिमाग लगाती थी कि कैसे कॉलेज का भी खर्चा निकले, हमारी लाइफ भी चले, हम भी थोड़ा बहुत घूम फिर पाए और घर के लिए भी सेव कर पाए। तो देखिए, ये डायरी है यहाँ पे मेरे पास, उसमें 2013 लगा है।
घर तो हमने लिया 2014 के एंड में, राइट, लेकिन शादी होते ही 2013 से ही मैंने ये डायरी मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी थी। जो भी खर्चा हम लोग करते थे ना वो मैं यहाँ पे मेंटेन करती थी। मतलब अगर आप देखोगे तो मुझे खुद पढ़ के आज ऐसा लग रहा है बहुत साल बाद पढ़ रही हूँ। तो देखिए, पेपर वाले को 205 रुपए देती थी, वो भी ऊपर लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है 580 रुपए, वो भी लिखा है। गैस का 300, वाटर का 35 रुपए हम कैन स्टार्टिंग में लेते थे। और वैसे हर एक चीज, रिलायंस स्मार्ट, पेट्रोल, डोसा लिया हर एक दिन का। तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ऐसे करते करते आप देखो तो अप्रैल खत्म हुआ, फिर मई स्टार्ट हुआ। कितना मैं ऐसे, ऑफ कोर्स मैं एक चीज दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें मैंने क्या सब पर्सनल भी लिखा होगा। इस तरीके से मैं पूरा भरती गई और ये एक सिलसिला 2013 से स्टार्ट हुआ। 13 जुलाई आया, 14 आएगा, 15 आएगा करते, और फिर बाद में हमने घर लिया। तो ऐसा नहीं है कि घर लिया तब मैंने बजटिंग स्टार्ट की कि अरे अब तो इतना बड़ा खर्चा है सर पे। शादी होने के 5 महीने के अंदर से ही मैंने स्टार्ट कर दी। ये जो आदत मुझे लगी है ना, ये लगी थी, ये मैंने अपनी मम्मी को देखा था। मेरी मम्मी ऐसे ही डायरी मेंटेन करती थी हर एक एक्सपेंस का। उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि आपने पेटीएम कर दिया। हम लोग उतना पेटीएम वेटीएम उस टाइम पे नहीं करते थे। जो भी करते थे वो अपना कार्ड से कर लिया, कैश में कर लिया। उस टाइम पे थोड़ा वैसा था। अब तो ऐसा हो गया कि सब लोग पेटीएम करते हैं, यूपीआई करते हैं, तो ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तब ऐसा नहीं था। तो हर एक चीज का ना यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इतने साल का यहाँ पे एक एक एक्सपेंस लिखा हुआ है। ये मुझे बहुत हेल्प करता था समझने में कि मुझे कितने पैसे बचाने हैं। ये पढ़ रही हूँ ना मैं, खुद नॉस्टैल्जिया मुझे हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं एक्चुअली। अब देखो, जब मेरा एग्जाम मंथ होता था तो मैं यहाँ पे एग्जाम मंथ करके लिखा है कि एग्जाम मंथ में ना हम लोग लगवाते थे वो टिफिन सर्विस, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती थी पूरा वो 1 महीना तैयारी करने के लिए। तो टिफिन सर्विस से खाना आता था हमारा, वो लिखा है। हर एक चीज लिखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कितना अच्छे से मैंने इतने साल का यहाँ पे लिखा। एनीवेज, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, जिससे कि हमारा घर के लिए सेविंग्स, उसके बाद ईएमआई, उसके बाद रेंट, उसके बाद मेरी पढ़ाई। और मैंने एलएलबी करी है ना, आर्ट्स उतना महंगा नहीं होता है लाइक साइंस, तो 2 बार फी देना रहता था, पर इतना भी ज्यादा वो लाखों में फी नहीं होता है। लॉ का बहुत कम रहता है, आपको पता होगा, तो मैनेजेबल होता था। बुक्स वगैरह लाइब्रेरी से भी इश्यूज हो जाते थे, थोड़े बहुत खरीदने पड़ते थे, बाकी नेट तो है ही, नेट से पढ़ लो, तो वो सब उतना नहीं था। बस पे जाती थी तो वो भी सस्ता पड़ता था, बस पे जाना, बस पे आना। काम वाली तो मैं रखती नहीं थी, आपको पता ही है, कभी रखा नहीं, अब रखा है। तो वो सब एक्सपेंस नहीं थे और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी हमारी दुनिया थी। हम लोग सोच समझ के खर्चा करते थे, सोच समझ के हम लोग ट्रिप्स लेते थे। ट्रिप्स भी लिया है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए गोवा गए तो बस पे गोवा चले गए, वहां जाकर के एक 1200-1400 का रूम ले लिया, स्कूटर ले लिया रेंट पे और घूम लिए। तो मतलब 6-7 हजार में, 8 हजार में ट्रिप करके वापस आ गए। पौंडी गए वैसे ही किया, मैसूर गए तो ट्रेन पे चले गए, फिर अपने इन लॉज से मिलने के लिए गए तो ट्रेन पे चले गए। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते थे। 2019 के बाद आप देखोगे तो ये डायरी मैंने बंद कर दी यहाँ शिफ्ट होने के बाद। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब थोड़े टाइम के लिए मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ना एग्रेसिव जब होता गया सेविंग्स इस घर के लिए कि अरे इतना करना है उतना करना है, तो फिर थोड़ा टायरिंग हो गया था मेरी लास्ट। और ये प्रॉपर्टी भी डिले होने लगी, सब कुछ होने लगा, तो धीरे धीरे मेरे लिए थोड़ा टायरिंग हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब यहाँ शिफ्ट होंगी ना, सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा अगर हो जाए तो, कि मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी ना, उसके बाद मैं ना सोचा था मैंने कि मैं 2 महीने का ब्रेक लूंगी। मतलब 2 महीने में नहीं सोचूंगी कि कितना पैसे सेव हो रहे नहीं हो रहे, जो हो रहा है जैसा हो रहा है खर्चा अपना करेंगे, घर तो सेट है ही, और जैसा होगा होगा। फिर से मैं स्टार्ट करूंगी एक नया डायरी लेकर के, फिर से खर्चा लिखना। पर पता है फिर वो जो ब्रेक लिया ना 2 महीने का, फिर ये चीज आई ही नहीं। क्यों? क्या हो गया, यूपीआई के खर्चे बहुत बढ़ गए, अंगद अपना अलग अलग अकाउंट से यूपीआई करने लगा, फिर वो हो नहीं पाया। वो बहुत मुश्किल हो गया मेरे ट्रैक रखना, जो मैंने उस टाइम पे बहुत आसान था। तो वो जो छोड़ा मैंने, अभी भी हम क्या करते हैं, अब एक्सेल शीट पे कर लेते हैं, पर वो बहुत ही मोटा मोटा होता है। ऐसा नहीं कि 20 रुपए का अगर चिप्स लिया है तो कहीं पे मेंशन किया है। अब ऐसा करते हैं, राशन का कितना खर्चा हुआ, ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है, ठीक है इतना हजार लगा, इतना हजार का ईएमआई आया, इतना हजार का पेट्रोल आया। तो अब वैसा सिस्टम हो गया है कि मोटा मोटी अब एक आइडिया तो रहता ही है, क्योंकि वो तो रखना ही है, वरना कैसे मैनेज होगा। पर पहले वाली बात नहीं रही कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए भी लिख रही हूँ, और एक एक हिसाब पता है कि कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। हम लोग मूवी भी उस टाइम पे देखा करते थे ना, तो हम लोग ऐसे वीकेंड्स को, जैसे अब चली जाती हूँ वैसे नहीं जाते थे प्राइम टाइम में, हम लोग ट्यूसडे को रात का मूवी करते थे।
तो 120 रुपए का टिकट पड़ता था। हमारे पास एक्टिवा था, उसमें भी पेट्रोल बहुत कम लगता था। तो मतलब बहुत मजा करते थे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई तकलीफ थी, मुझे लगता है बहुत मजा करते थे, पर बहुत सोच समझ के खर्चा करते थे। आप सोचेंगे कि इतना महंगा इंटीरियर ही क्यों किया था अगर आपको इतना सेव करना पड़ रहा था। तो उसका रीजन ये था कि मैं पहले प्लान था सिर्फ इंटीरियर करने का, स्टार्टिंग में घर हो जाए, इंटीरियर हो जाए थोड़ा बहुत। पर जब मैं अपनी इंटीरियर की जर्नी में घुसी ना, जब मैं काम करने लगी इस फील्ड में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने पहले भी शेयर किया है, और पोर्टफोलियो हर क्लाइंट अच्छा नहीं मिलता है कि मेरा पोर्टफोलियो बन जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इस घर का ही इंटीरियर ऐसा करूंगी ताकि मेरा ये पोर्टफोलियो बन जाए और इससे मुझे और क्लाइंट्स मिले, इससे मुझे और काम मिले। तो इसीलिए मैंने इस पे इतना इन्वेस्ट किया ताकि ये मुझे काम जो आगे मिले ना वो वापस आ जाए। तो एक्चुअली मैंने जितना इन्वेस्ट किया इस घर में, इस घर को का इंटीरियर करने में, वो मेरा कब का वसूल हो गया, क्योंकि मुझे उतने क्लाइंट्स मिल गए, उतने काम मिल गया मुझे इस घर के इंटीरियर की वजह से, जो मैंने अपना दिखाया। तो ये सोच के मैंने इसमें ज्यादा पैसे लगाए और ये सोच के मैंने इसके लिए ज्यादा मेहनत करी कि मेरा करियर बन जाए। बहुत अच्छा फैसला लिया। एनीवेज, तो उस तरीके से हमने किया। और अब अभी मैं खोल के देख रही हूं तो मुझे भी लग रहा है कि कैसे एक चीज मैं लिखती थी उसी दिन रात को बैठ के, पूरा दिन का खर्चा सोने से पहले रात को नोट कर लिया, और फिर ब्रेक लिया तो ब्रेक ही हो गया। अब मोटा मोटी पता है, अभी भी हमारा सिस्टम वही है कि पहले भी सिस्टम वही था, आज भी सिस्टम वही है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि सैलरी जब आती है या जो भी पैसे घर आते हैं, उसमें से पहले आप ऐसा मत करिए कि एक्सपेंस को माइनस किया, उसके बाद जो पैसे बचे उसको सेव किया। हमेशा से मेरा सिस्टम रहा है कि पहले सेविंग कितनी करनी है वो डिसाइड किया, फिर जो बचे उसमें से देखा कि फिक्स एक्सपेंस कितने हैं। और खैर छोड़िए, ये सब तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। पर पहले से मैं ऐसी हूं कि मान लीजिए मेरे पास अगर 1000 रुपए आए तो मैं सोचूंगी पहले मुझे बचाने कितने। तो ठीक है, 1000 में से मुझे 300 बचाने, तो 300 पहले मैं दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। देखिए, सितंबर 2016 की बात है, अंगद का बर्थडे मंथ होता है, तो मैंने उसके लिए 2 शर्ट लिया होगा गिफ्ट करने के लिए। वो 1300 रुपए का आया, तो वो भी लिखा है। और सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग्स 30,000 रुपीज, सैलरी डिपॉजिट लिखा हुआ है 1 सितंबर, और उसी के दिन लिखा हुआ है कि 30,000 रुपए मैंने पहले सेव कर लिए। जो मैंने कहा ना, पहले मैं सेव करती हूँ, उसके बाद जो बचता है उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग करती हूँ, फिर मैं रखती हूँ खुद के लिए एक्सपेंसेस। उसके बाद देखिए मेडिसिन आया है, 250 का टाटा स्काई हुआ है, 240 का डीओ आया है उसी दिन, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो पहले भी फॉलो करती थी, आज भी करती हूँ, बट नंबर्स बड़े हो गए और 1 रुपए का हिसाब नहीं रखती हूँ। चलिए कोई नहीं, सब सही है। पर हाँ, इस तरीके से मैंने इतने साल बिताए और इस तरीके से मैंने अपना सब कुछ बिल्ड किया लाइफ में, और आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन नहीं हो, आप घर चलाते हो, बहुत बड़ा काम करते हो, क्योंकि मैंने करके देखा है, बहुत मेहनत लगती है। पर अगर आप पैसे बचाने में अपने हस्बैंड की हेल्प करते हो ना, तो इक्वली कंट्रीब्यूशन ही मैं उसको मानूंगी, कमाने के बराबर ही है। पर अगर आप कमाते हो तो उसका एक बेनिफिट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके बहुत बेनिफिट्स है, मैं हमेशा बोलते आई हूँ, वो भी एक बेनिफिट है। वो नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन इस वे में भी आप अपने हस्बैंड के लाइफ में, अपने घर में कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जब तक गृहिणी नहीं उठानेगी ना, कुछ नहीं पॉसिबल है, पैसे यूं उड़ जाएंगे, है कि नहीं। अभी बज रहे शाम के 4:30 और आज है मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, तो वहां के लिए निकल गए। आज मैंने सुबह वाला नहीं लिया, हमेशा मैं सुबह लेती हूँ ना, पर आज लिया कि चलो शाम को जाते हैं, तो बस मिल के आना है, कुछ खास नहीं। और जाने में जो टाइम लगना है वहां तो 15 मिनट का काम रहता है। बस डॉक्टर से ऐसे ही बता, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसी है, ठीक है, मजा बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। चलिए, तो हो गया अपॉइंटमेंट, और देखिए पीछे कार सीट लगी हुई है। तो मैं अंगद को वही बोल रही थी कि अब ये गाड़ी ना सिर्फ 3 एडल्ट्स के लिए हो गया है, 2 यहाँ बैठ सकते हैं, 1 यहाँ बैठ सकते हैं। एक सीट जो है देखिए बुक हो चुकी है, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया, वो फिक्स्ड ही रहेगा वहां पे। एनीवेज, हाँ, तो हो गया हमारा अपॉइंटमेंट डन। 5 मिनट लगे, जो था वेटिंग था। आज मैम ने स्कैन किया, मुझे नहीं पता था वो स्कैन करेंगी। जनरली ना वो हार्ट बीट चेक कर लेते हैं, उनके पास में मशीन रहता है। पर आज उन्होंने कहा कि मुझे स्कैन भी करना है, तो उन्होंने अपना फटाफट स्कैन भी कर लिया। तो अच्छा है, चलिए। तो स्कैन हो गया, फिर उन्होंने कुछ 1-2 दवाइयां बढ़ा दी, 1-2 दवाइयां कम कर दी, एक पाउडर ऐड कर दिया है पीने के लिए। उससे बोला उन्होंने फ्लूइड रिटेंशन आपकी बॉडी में सही रहेगा, तो AFI अच्छा रहेगा। तो मैं बताऊंगी, कोई तो एक है, वो पाउडर डाल के पी लेना है, अर्जिनाइन नाम है। तो
लंच के बाद। तो एक और चीज मुझे याद रखने को हो गया कि लंच के बाद ये पीना है। और हाँ, वो जो था, जो मैंने कहा था आपको ब्लड को पतला करने को जो दवाई देते, जो मैं बहुत टाइम से खाती थी, वो उन्होंने कहा है कि अब इक्विस्प्रिन, उन्होंने कहा कि अब आप बंद कर सकते हो। 34th वीक से उन्होंने कहा था बंद कर दो, पर अभी कहा कि कोई नहीं, अभी भी बंद कर सकते हो। तो वो हो गया मेरा बंद। तो चलिए, एक दवाई कम हुई, पर एक उसके बदले पीने को पाउडर मिल गया मुझे। ये है अर्जी प्राइम, इसमें अर्जी 9 है, देखिए। तो ये पीना है अब रोज 30 दिन तक लंच के बाद।